ठीक है, क्वेश्चन 21 था, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ 2018 का था। इंडस्ट्रियल आउटपुट fails to keep pace with the agricultural output. Second was agriculture output fails to keep pace with the industrial. Third was poverty and unemployment increases. Last was import grows faster than export. ये बताओ क्या हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, समझ तो आ गया है। क्या होना चाहिए फिर? पता नहीं, शायद डी सी। नहीं होगा, डी नहीं होगा। आई थिंक सी होना चाहिए मेरे ख्याल से इसको। मुझे भी बिकॉज सी लग रहा है। हाँ, क्योंकि हायर जीएनपी बढ़ रहा है तो मतलब कंट्री के अंदर प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कुछ एक सेगमेंट है जो फायदा करे जा रहे हैं और कुछ एक सेगमेंट है जो अभी भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो आई थिंक सी होना चाहिए इसके। नंबर 21, हाँ ठीक है, सी है। An essential aspect of the development is to enable maximum number to experience the fruit of development. Concepts of per capita income, GDP or per capita NSDP are not able to capture this aspect of development. There may be cases wherein increase in absolute per capita GNP is reflective of growth in income of small section of society, and that majority of the population is poverty stricken and unemployed. मतलब हो सकता है कि जीएनपी बढ़ रहा हो लेकिन वहीं एक स्मॉल सेक्शन जो है उसके अंदर अभी भी पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो। Thus, multidimensional, non-monetary social indicators are better reflectors of overall economic development in the society. As the question clearly mentioned effect on the development, we must take into account impact of poverty and unemployment of economic growth despite having good parameters of progress in growth per capita income etc. तो बेसिकली जो जीडीपी है या पर कैपिटा ये वाला है ना, तो ये क्वांटिटेटिव मेजर है और बहुत ही लिमिटेड चीजों को ये कैप्चर कर पाता है। तो हो सकता है कि एक सेगमेंट है, जैसे अंबानी और अडानी इस अभी लॉकडाउन के अंदर ग्रो कर रहे थे, तो अगर देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी कुछ ना कुछ ग्रो कर रही थी, बट वो रियल पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा कि एक्चुअली में सारे सेगमेंट क्या उतनी ही ग्रोथ कर पा रहे हैं, वो उस चीज को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता। आई थिंक इनफैक्ट आज के शायद या फिर कल के न्यूज़पेपर में इसके ऊपर आर्टिकल था शायद, इंडियन एक्सप्रेस में ने पढ़ा था क्या, जीडीपी इज नॉट मतलब इतना एक्यूरेट मेजर भी नहीं है सब कुछ कैलकुलेट करने का। एक बार ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो उसमें थोड़ा क्रिटिक दे रखा था जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is the correct sequence in the decreasing order of the contribution of different sector to the GDP of India? ये बता दो, बिना ऑप्शन देख के बता दो। बोलो यार। पता नहीं, मुझे तो कंफ्यूजन है बी में। मैं कैसे कंफ्यूजन, ये तो ए होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा सर्विस है, ऑलमोस्ट अराउंड 55% है, फिर इंडस्ट्रीज है 30% है, और फिर फाइनली एग्रीकल्चर है आई थिंक 16 या 17 समथिंग परसेंट है। तो ये होना इंडस्ट्री चाहिए का परसेंटेज क्या है? 30। 30। अच्छा, ठीक है। 22 का 22 का ए है। सर्विस सेक्टर 55 है, इंडस्ट्री 26 है, और एग्रीकल्चर जो है वो 18 है। अब ये पता नहीं कौन से ईयर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, बट मोर और लेस यही रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसा अभी अगर लॉकडाउन की बात करें तो सर्विस सेक्टर ही चल रहा था, तो हो सकता है इस बार सर्विस सेक्टर जो है 60 तक पहुंच जाए और इंडस्ट्रीज थोड़ा श्रिंक हो जाए, बट एग्रीकल्चर वहीं कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, 18% पे रहे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोर और लेस अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें ना, तो यही कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर बस 20। इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 के चैप्टर में आई थिंक लेटेस्ट इसका अपडेट होगा, वो एक बार टेबल देख लो, आई थिंक विजन में भी दिया होगा। ओके, नहीं, यू ऑलरेडी ओपन ना? हाँ, कौन सा पेज था यार ये? आई थिंक वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर होगा, देखो एक बार। तो मैथ तो 42। आई थिंक उसमें ये था कि फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर वाज बेटर देन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कुछ था, बिकॉज एग्रीकल्चर वाज डूइंग वेल डिस्पाइट कोविड आल्सो। या वही वही चीज मैं कह रहा था कि एग्रीकल्चर ने थोड़ा परफॉर्म किया है, जो होगा ना तो इंडस्ट्री को थोड़ा टैंक करना चाहिए। 742। हाँ, कुछ दिया है क्या सेक्टर वाइज? नेक्स्ट पेज जाओ। और इसी डायमंड डिमांड स्टॉक वीडियो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ हुआ 3.4% का। मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देयर इज गिवन देयर। V-shaped recovery. This was PMI 9.6 reflected. Service sector estimated to contract by 8.8%. Correct. If you see now, both service and manufacturing contracted last year. Only agriculture grew. तो Correct. ये फाइंडिंग था। I think बस उतना ही है शायद, maybe. बट आई थिंक स्ट्रक्चरली तो इतना ही, कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो आई थिंक ये अभी भी रहेगा कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ऊपर ही रहने वाला है। करेक्ट करेक्ट। और आई थिंक ट्रेंड पूछेगा ना? यस, ट्रेंड भी पूछ सकता है या ऐसा भी पूछ सकता है कि इस बार मतलब पॉजिटिव किसने देखा, बट वही है ना कि अभी जो है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ मतलब बहुत ही डायनामिकली ये चीजें चेंज हो गई हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक पूछना नहीं चाहिए। बाकी तो करेक्ट, इसलिए बहुत चेंज हो रहा है ना, मे बी इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी: agriculture, forestry, fishing, manufacturing, then trade, hotel, transport, and communication. Fourth is finance, insurance, real estate, business services. Choose the decreasing order of the contribution of these sector to GDP at factor cost at constant price. यार ये मे भी उस ईयर के उसमें से उठाया गया इकोनॉमिक सर्वे में से। तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करनी है तो पहला आई थिंक सर्विस सेक्टर को ही हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। फ्री होना चाहिए ना पहले तो। पहले फ्री, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यहाँ है फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, अच्छा नहीं रियल नहीं, एस्टेट। अभी 4 मुझे लगता है फर्स्ट नंबर पे होगा। अभी 3 4 4 1 2 पता नहीं। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हाँ अभी तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा आई थिंक थर्ड वाला ही होना चाहिए, सर्विस ज्यादा बेटर करता है इनसे। फिर 4 होगा। थर्ड, फोर्थ, बट यार वो सेकंड उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी ले रहा है यार, मैन्युफैक्चरिंग पूरा आ रहा है, यानी सेकेंडरी सेक्टर तो पूरा ही आ रहा है इसके अंदर यार लेकिन ऑप्शन तो नहीं है ना ऐसा। 3 का ऑप्शन देखो तो ए और सी में से ही है। फिर तो क्या 3 4 1 2? मेरा यही ऑप्शन लिख रहा है और कोई समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, फिर सी थर्ड का डी लिख रहा है यार ये 1 3 2 4। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा। माइनिंग भी आता है ना ये अभी के अकॉर्डिंग देख रहा है कि अगर अभी के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगा प्रेजेंट अभी के फिगर्स। अकॉर्डिंग ये 4 3 2 1 बोल रहा है।
राइट, अभी सही है। 4-3-2-1 हाँ सही है, हम लोगों ने सही किया था ना। हाँ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया, फिर ट्रेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट। पुराना क्वेश्चन होगा मुझे लगा काफी। ये तो पुराना ही होगा, और अभी के टाइम में तो इस टाइप का सवाल पूछेगा भी नहीं यार, बहुत डायनामिकली चेंज हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये काम करनी था। Since 1980, the share of tertiary sector in the total GDP of India has shown an increasing trend, shown a decreasing trend, remained constant, been fluctuating. ए, इंक्रीजिंग ना। वही होना चाहिए। 24th का A, the contribution of tertiary sector to total GDP has shown an increasing trend from 35% in 79-80 to 57% in 2018. And option A is correct. नेक्स्ट है प्लानिंग के ऊपर है। मैं समराइज कर दूं क्या एक बार? क्या रेज कर दूं? समराइज कर दूं क्या एक बार ये प्लानिंग वाला? अभी स्टार्ट करेंगे ना, एंड में कर दियो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट, तो 5 ईयर प्लानिंग कोई पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 1। चलो मैं पढ़ती हूँ। In the context of India's 5-year plans, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure begins in A. 4th plan, 6th plan, 8th plan, 10th plan. ये तो याद नहीं आ रहा, किसी को याद है क्या? सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था ना। ये कह रहा नहीं, एक सेकंड में बैकग्राउंड बोल रहा हूँ ना। अगर सेकंड हाँ, 5 ईयर प्लान second में में। हुआ था, उसके बाद correct. क्या हुआ, थर्ड भी आता करते फेल हो गई थी जब नेहरू जी थे, और उसके बाद फिर 2 वॉर हुए, फिर इंदिरा गांधी नहीं, का टर्म आया। थर्ड में ठीक था, वो चल ही रहा था हेवी इंडस्ट्रीज का। 4th से फेल होना स्टार्ट हाँ, हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, 4 से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो 4 और 5th होना चाहिए, तो ऑप्शन तो थर्ड में ही हो गया था, क्योंकि वो वॉर वगैरह हुआ था ना, तो टारगेट वही अचीव तो। नहीं कर पाए थे। उसके बाद वो हुआ था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे यहाँ। हाँ हाँ और सही हो। तो उसके बाद इन्होंने फोकस किया कि हैवी इंडस्ट्री में नहीं करते हैं अभी, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा होना चाहिए। तो या तो 4th या 6th में ही होगा, ऑप्शन ए या बी में से। मुझे तो लग रहा है ए होना चाहिए, एक बार अब किसी को कुछ आइडिया। सिक्स में लग रहा है। हाँ, मुझे ये भी 4th और 6th में हो सकता है। तो समय आप देखिए देखिए कोई बात। सेकंड का बी है। हाँ, 6th ठीक है। सिक्स का क्या है, उस समय नेहरू का जो सोशलिज्म था ना, ये खत्म हो गया था, नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था, और मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन को फैमिली प्लानिंग का थोड़ा सीन था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्या बोलते हैं, हाँ बस इतना है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, modernization of technology, ensuring continuous decrease in poverty and unemployment, population control to financial family planning. यही है 6th प्लानिंग का समरी। The objective of the 6th 5-year plan was mainly focused on increasing industrialization, reducing long-term standing problems such as poverty and unemployment. ठीक है, आई थिंक वो गरीबी हटाओ वाला तो पहले ही दे दिया था शायद, है ना? गरीबी हटाओ वो पहले दिया था, को बता रहे हैं। 5th में था वो तो। गरीबी हटाओ 4th में था शायद। वो 4th में हाँ सर, 4th में था, ठीक है, 4th में था गरीबी हटाओ। मेरे बेटा देख रहा था 5th में है। गरीबी 5th में है। हाँ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, डीपी दर कमिटी। पॉवर्टी एरेडिकेशन वैसे रहा कईयों में, लेकिन स्लोगन कब दिया था ये गरीबी हटाओ वाला? 5th ईयर प्लान 1974 से 79। और यहीं पे आत्मनिर्भर का भी कॉन्सेप्ट आता है, प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड वाज इनिशिएटेड।
मतलब मिनिमम नीड्स क्या थे? एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटी और हाँ, नॉरिशिंग फूड, लैंड फॉर द लैंडलेस, इलेक्ट्रिफिकेशन। Some of the highlights and predominant aims of the sixth five-year plan of India are enumerated as under: to increase the growth rate of economy, ठीक है, ये तो सब में ही रहा था. To concentrate on promotion of efficient use of resources, to improve productivity level, to initiate modernization for achieving economic and technological self-reliance, to control poverty and unemployment, to develop indigenous energy sources and efficient energy usage, okay, then to promote improved quality of life of citizens, then to introduce minimum needs program for poor and needy with an emphasis to reduce discrepancies in the income and wealth accumulation, then to initiate family planning program to check the growing population in the population trend, then to protect and improve ecological and environmental assets, or finally to promote education at all levels. So ये सबका विजन 5 year plan. वो इनिशिएट फैमिली प्लानिंग बोल रहा है ना, आई एम नॉट श्योर, कुछ डॉक्यूमेंट्स में वो फोर्थ में भी दिया है फैमिली प्लानिंग इनिशिएशन. करेक्ट, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ना मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है. करेक्ट, वो थीम था वो उस डेकेड में, ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Inclusive growth as enunciated in the 11th 5-year plan does not include which of the following? 11th 5-year plan के अंदर does not include which of the following? पहला is reduction of poverty, second is extension of employment and employment opportunities, C is strengthening of capital market, D is reduction of gender equality. कैपिटल मार्केट होगा शायद, देखिए वही लग रहा है. क्योंकि कंफ्यूजन है वो जो है ना, जेंडर इनइक्वालिटी. हाँ है कोई बात. देखिए तो वो तो आता ना इंक्लूसिव ग्रोथ में, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर देखे तो एक शायद रहता है. उसका सही था वो कैपिटल जो है जेंडर इनइक्वालिटी को रिडक्शन था इसके, ठीक है. It aimed at increasing the enrollment in higher education of 18 to 23 years of age group by 11 and 12. It focused on distant education, convergence of formal, non-formal, distant and IT education institutions, rapid and inclusive growth, poverty reduction, emphasis on social sector and delivery of service therein, empowerment through education and skill development, reduction of gender inequality, environment sustainability, to increase the growth rate in agriculture, industry and services to 4%, 10%, 9% respectively, reduce total fertility rate, हम रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं 2.1 वाला, उधर तक लेके आना था, provide clean drinking water for all by 2009, and then increase agriculture growth to 4. ये वापस संजय एक बार ऑप्शंस दिखलाना ना, क्या क्या था? reduction of poverty, extension of employment opportunity, strengthening of capital market, reduction of gender inequality. ओके. वैसे तीनों तो सोशलिज्म वाले हैं और एक हमारा कैपिटल है, तो वैसे भी मार्क कर सकते हैं देखकर. और 11th 5-year प्लान का इंक्लूसिव ग्रोथ था मेजर थीम. Correct. Year था 2007 से 12 ना. लास्ट अपना जो 5-year प्लान था वो 12th वाला था, 2012 से लेके 17 तक, और तो फिर पता ही आई थिंक 2015 में स्क्रैप कर दिया था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. During which 5-year plan was the emergency plan? New election took place and Janata Party was elected. ये शायद मुझे 6th लग रहा है, सॉरी हाँ 5th के लग रहा है, क्योंकि 5th में एक रोलिंग प्लान हुआ था 2 साल के अंदर. हाँ, planned holiday. हाँ तो सरकार
देखिए आंसर देखिए तो वही होगा। 50 है। हम विजय जी नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। अरे नहीं, करेक्ट है, करेक्ट। संजय, आई थिंक यू कैन ओपन फायर प्लान का समरी भी पैरेलली, बिकॉज पैरेलली देख सकते हैं। एक ग्रुप में गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट डाला हुआ मैं, वो थोड़ा ओपन करके रख लो पैरेलल। जो भी फायर प्लान आता है ना, आई थिंक पैरेलली वी कैन रिवाइज इट आल्सो। ये 5th 5 ईयर प्लान है ना, जनता पार्टी जब आई तो। फिफ्थ में क्या था? फिफ्थ के बाद 2 ही प्लान आए थे, मतलब एक जनता प्लान्ड हॉलीडे और रोलिंग प्लान में अंतर क्या होता है? देखिए जब सरकार बोलो। देखिए जब सरकार को लगता है पिछले मतलब नहीं आने वाला है फिर से, तो वो 1 साल का जो चलाती है प्लान, तो उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, एक बार मैं इसको वो पढ़ देता हूँ आंसर। इन इंडिया द इमरजेंसी refers to an 18-month period from 75 to 77 when the prime minister had a state of emergency declared across the country, officially issued by the president under article 352 of the constitution because of the prevailing internal disturbances। फिर हमने देखा था इसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था। The emergency was in effect from 26 June 1975 until its withdrawal in January 1977. The order bestowed upon the Prime Minister the authority to rule by decree, allowing elections to be suspended and civil liberties to be curbed। ये दिया हुआ कैसे है? नीचे आओ, टेबल है एक। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये एनुअल प्लान। ये आई थिंक सबसे सक्सेसफुल कौन सा था? आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन वाला होगा। ये फर्स्ट वाला भी था, फिर अगेन फर्स्ट वाला तो सक्सेस भी था, फर्स्ट वाला था। रखो कुछ 7.0 या 6.0 किसका टारगेट अचीव हुआ था बता रहे हैं। रुको कहाँ गया? 7th में टारगेट था 5%, ठीक है, पर एक्चुअल अचीव किया गया 6.0। और फिर 8th में 5.6 था, अचीव किया गया 6.8। तो उसके बाद ही पूरा घटने लगे सब। उसके बाद उन्होंने टारगेट भी काफी हाई रखने लग गए ना, 8% ऐसा तक। हाँ, 12th में 9% रखा था। 10th में 8% रखा था, 7.2 अचीव हुआ। 11th में 9 रखा था, 7.9 अचीव हुआ। 12th में भी 8 था, शायद कितना अचीव हुआ। उसके बाद तो वही सब आने लगे ना, तो ऑब्वियसली कम होगा। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ईयर था 74 से 79। द फाइनल ड्राफ्ट प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धर। ठीक है, द बैकड्रॉप ऑफ ये वही है इकोनॉमिक। ना, दर कमिटी, लैंग्वेज। हाँ धन्यवाद। धर कमीशन ना। The backdrop of economic crisis arising out of runaway inflation fueled by hike in oil prices, failure of government takeover of wholesale trade in wheat। runaway inflation क्या होता है? रनअवे इन्फ्लेशन ना, इंक्रीज, सडन इंक्रीज होता है, ऐसा है ना? करेक्ट। आई थिंक मे बी इस टाइम वो हो रहा था ना, 1973 का कुछ गल्फ क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस हो गया था, मे बी उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस से याद आया, ये जो G7 अभी न्यूज में है ना, तो इसका भी जो फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग हुआ था इसी के चक्कर में हुआ था, और फ्रांस ने बुलावा दिया था सबको। ये 1975 में हुआ था G7। उस समय G5 था।
इसी समय तो बनी थी ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी या एनर्जी एजेंसी, शायद दोनों एक। OECD बना था, OECD का फिर एजेंसी है ना ये तो। IAEA ना, तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। IEA था शायद, IEA हाँ तो अलग है। IEA होगा, एनर्जी एजेंसी। करेक्ट करेक्ट, चेक किया अभी। आईईए 1974 था, सेम उसी टाइम बना है। It proposed to achieve two main target, removal of poverty, वही गरीबी हटाओ वाला नारा दिया गया था यहाँ पे, और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो फिर हमने देखा है उन्होंने, इंदिरा गांधी ने बार बार कहा है, इनफैक्ट आई थिंक कई बड़े सम्मेलन में कहा है कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर। तो उनका ये मतलब हमेशा यही रहता कि गरीबी हटानी है, तो यहाँ से शुरू होता है उनका रेन, और यहीं से गरीबी हटाओ का नारा और ऑब्जेक्टिव। देन प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वही था ना, आई मीन पॉलिटिकल रैलीज में शी वाज टेलिंग कि ये ऑपोजिशन बोलते हैं इंदिरा हटाओ, मैं बोलता हूँ गरीबी हटाओ, आप किसको वोट करोगे, ऐसा कुछ था। हाँ बहुत सही था, लेकिन जो भी था। Due to high inflation, due to high inflation, cost calculation for plan proved to be completely wrong, and original public sector outlay had to be revised upwards. After promulgation of emergency in 1975, the emphasis shifted to the implementation of Prime Minister 20-point program. ठीक है, तो ये भी देखते हैं ना 20-point program कब आया था। ये इंदिरा गांधी का अपना प्लान था, इससे मतलब ये प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान से भी ऊपर था। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान वाज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड, एंड व्हेन जनता पार्टी केम टू पावर इन 1978, द प्लान वाज टर्मिनेटेड ऑल टुगेदर। फिर एक बार रोलिंग प्लान को भी देख लेता। देयर आर 2 प्लान। Janta government put forward a plan for 1978 to 73, emphasizing on employment, in contrast to Nehru model, which the government criticized for concentration of power, widening inequality, and mounting poverty. However, the government lasted for only 2 years. The Congress government returned to power in 1980 and launched a different plan aimed at directly attacking on the problem of poverty by creating conditions of expanding economy. Alright, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कोई रीड करेगा? With reference to Indian's 5-year plan, which of the following statement is correct? लिखा है यहाँ पे, from the second 5-year plan, there was a determined thrust toward the substitution of basic and capital good industries. The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. ठीक है, थर्ड भी है। Then in the fifth 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. फिफ्थ तो भी हमने देख ही लिया। फिफ्थ में आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कुछ नहीं था ना। हाँ, और ये एक्सट्रीम नहीं। भी है, फर्स्ट टाइम कुछ डाल दिया एक्सट्रीम। क्या क्या कहा? आई मीन फर्स्ट टाइम भी कुछ ऐसा वर्ड डाल दिया ना, वो कॉशन। अच्छा, द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर, करेक्ट, ठीक है। मोस्टली गलत होगा। ए आंसर। बट इस टाइम आरआरबी भी बनाया था इन लोग, ये भी बात है। One to second year plan that determined for substitution of basic. सेकंड में तो इंडस्ट्रीज को देखा गया, पर फर्स्ट वन ठीक है, दूसरे फर्स्ट एलिमिनेट करो, थर्ड गलत है, मतलब 2 ऑप्शन गए और फिर एक तो सही है, तो एक जिसमें सही पहला होगा। वाला सही है। हाँ वही पहला है। वाला सही लग रहा है ना? हाँ सही पहला है। वाला सही है। पहले में तो हमने एग्रीकल्चर देखा था, फिर आया ना इंडस्ट्री वाला सीन। करेक्ट करेक्ट, तो ये लग रहा है इसका है ना। करेक्ट। नंबर 4 का दोबारा खूबी आंसर है 2 only। अरे भाई बी कैसे? फ्रॉम
The Indian economy was premised on the concept of planning. This was carried out through the 5-year plan and monitored by Planning Commission up to 2014 and Niti Aayog. ये नहीं ये यही क्वेश्चन है क्या? नहीं यहाँ पे आएगा वो आगे. With the Prime Minister as official chairman, the commission has nominated a deputy chairman, Montek Singh Ahluwalia, 12th last. Prior to the fourth plan, the allocation of state resources was based on schematic pattern rather than a transparent and objective mechanism, which led to adoption of Gadgil formula in 1969. Revised versions of the नहीं यार ये गलत दिया हुआ है, सोल्यूशन ही नहीं है. सेकंड प्लान हेवी इंडस्ट्रीज वो तो सही है. सेकंड में तो सही है. फोर्थ में क्या था? फोर्थ में था एग्रीकल्चर ग्रोथ और हाँ बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, वॉर हुआ था, तो पोखरण भी ना पोखरण नहीं इसको यहाँ से देख लेते, फोर्थ वाला देख लेते हैं ना पहले. तो फोर्थ वाला प्लान था 1969 से 74, टारगेट था 5.3 एंड वी कुड नॉट अचीव इट. आई थिंक इस टाइम शायद वो कुछ फेमाइन वगैरह रहा था और बांग्लादेश वॉर हुआ था ना 71. Refusal of supply of essential equipment and raw material from the Allies during the Indo-Pak War resulted into a twin objective of growth with stability and progressive achievement of self-reliance. ठीक है, आत्मनिर्भर वाला idea for the fourth plan. Main emphasis was on the growth of agriculture to enable other sector to move forward. First 2 years of the plan saw record production. पहले 2 साल तक तो ठीक चला था. The last 3 years did not measure up due to poor monsoon. The monsoon poor था. I think famine गलत word गलत बोल दिया, मतलब poor वो था monsoon था, उसकी वजह से इतना अच्छा production नहीं हुआ. Then implementation of family planning programs were amongst the targets of these plans. Their influx of Bangladeshi refugees before and after 1971 Indo-Pak War was an important issue along the price situation deteriorating to the crisis proportion, and the plan is considered as a big failure. ठीक है, तो एक तो poor इंडिपेंडेंस के बाद कभी फैमिन हुआ है क्या? इंडिपेंडेंस के बाद नहीं हुआ कभी फैमिन. इंडिपेंडेंस के पहले हुआ जो वेस्ट बंगाल का. करेक्ट, 1943 था द ग्रेट फैमाइन. ठीक है वो चीज है. और आई थिंक अमर्त्य सेन ये कहते भी हैं जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज रही हैं वहाँ फैमाइन नहीं आया है, वो स्टेटमेंट बताता है इसका. तो इसके अंदर फोर्थ 5-year प्लान का इंक्रीज डायरेक्टिंग द इकोनॉमिक पावर. यार ये कह सकते हैं ना कि जो इंदिरा गांधी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अपने चेंजेस लाई थी 1976 में 42 सेकंड अमेंडमेंट में कि 39 BC आर्टिकल उनका यही तो था, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ, जो वो वेलफेयर स्टेट का मॉडल लाई थी. आई थिंक वो फिफ्थ में माना जाएगा मुझे जल्दी, क्योंकि वो 1976 था. बट फिफ्थ में ये लिखा भी नहीं ना. हाँ लेकिन तो लिखा नहीं है, वही है. लेकिन फोर्थ में भी पता नहीं, इसमें वही कह रहे हैं ऑप्शन ही नहीं है. फिर अगर देखो तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा और थर्ड वाले के फिर सेकंड वाले का होगा क्या? 4-5 year plan. लेकिन ये तो बहुत पता नहीं, मुझे तो ये बहुत जनरलाइज्ड लग रहा है. हाँ मतलब उस टाइम में 70s में वही चल रहा था ना, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह 9th शेड्यूल में डालना, वो कंटिन्यू चालू हुआ था उस टाइम. ये तो आई थिंक काफी जनरलाइज्ड है तो फिर इसलिए ये करेक्ट है. हाँ बट ऑप्शन कॉम्बिनेशन भी देखो ना कि 1 तो करेक्ट ही है. नहीं 1 नहीं 2 करेक्ट है. थर्ड एलिमिनेट करेक्ट है. थर्ड एलिमिनेट करे ना. हाँ करेक्ट, हमें अभी पता लग गया ना कि 1 करेक्ट है, तो सब. हाँ अच्छा, इसमें आंसर गलत है मतलब ना. हाँ यूपीएससी का शायद ये है. हाँ इसने तो पूरा ही गलत दिया हुआ है. वो सोल्यूशन भी इसका नहीं है, वो पता नहीं किसी और का है. किसी के पास कोई और है इसके लिए वो डॉक्यूमेंट PYQs के लिए? डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बुक है.
यार ये काफी छोटा है ना, जरूर नहीं उसमें लिखा हो ओवरऑल 5 ईयर प्लान में तो हो सकता हो, करेक्ट क्योंकि ये तो करेक्ट, ये गवर्नमेंट का समरी है बस। हम्म, ऊपर से मतलब ऑप्शन कॉम्बिनेशन देख के भी हम देख सकते हैं कि सेकंड वाला तो पक्का ही ट्रू होना था इसमें। देखो 69 वाले में गडगिल फॉर्मूला भी मेरे साथ मेंशन है कि नहीं है, देखो उसमें नहीं मेंशन होगा, नहीं होगा। वो तो थर्ड वाले में था ना गडगिल तो। 90, हाँ वही थर्ड वाले में, कार्गिल फिफ्थ और फोर्थ में है। थर्ड में था ना, ऊपर लिखा था 19 सोल्यूशन में पढ़ रहे थे हम लोग, 1969 में आया था तो वो फोर्थ में आएगा ना फिर तो। हाँ वही तो कह रही हूँ, फोर्थ। ठीक है ठीक। 69 एनुअल प्लान ना, हॉलीडे। ओके। ठीक है, ये गडगिल वगैरह भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, एक बार रीड कर लेंगे सारे ही। हाँ, आई थिंक क्वेश्चन सारा कंप्लीट करने के बाद फुल राउंड अप कर देंगे ना। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान इज inclusive growth and poverty reduction, inclusive growth and sustainable and inclusive growth to reduce unemployment, and faster, sustainable and more inclusive growth. think ये तो डी 12th लग है रहा ना? है। हाँ, ये डी डी ही है, डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहले भी उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ रखा था 11th वाले में भी, और फिर नेक्स्ट में इसी चीज को रखा लेकिन फास्टर और मोर इंक्लूसिव कर दिया। मतलब हाँ, इससे पहले टारगेट वाले 9% किया था ना जीडीपी हाँ, का इससे ग्रोथ। पहले वाले इससे पहले वाले में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ था, और दूसरी बार वापस रिपीट किया तो बस फास्टर और मोर कर दिया उसके आगे। और ये तो फिफ्थ का डी है, दैट objective of the 12th 5-year plan was to create 50 million new work opportunities in non-farm sector. 50 million, 5 करोड़ हो गया ना ये तो। हाँ, यार 5 मेक करोड़। इन इंडिया में भाई 50 मिलियन जॉब्स का था ना, किसी को याद हो अगर? इसमें मेक इन इंडिया में जो प्रोविजन था, अगर किसी को याद है? आई थिंक 50 इवन मिलियन ज्यादा था, का। इवन ज्यादा था उसमें, राइट। मोदी जी तो अच्छा, हर साल 2 करोड़ का बोल रहे थे। ठीक है। बहुत हाई टारगेट था वो। To remove gender and social gap in school enrollment. वही यूएनडीपी वाला एसटीजी के चक्कर, मतलब उसको पैरेलल करने की जगह है ना, क्या? जो यूएनडीपी एसटीजी है उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं ना ये ऑब्जेक्टिव सारे। हाँ, उनके ऑब्जेक्टिव्स लेके बढ़ रहे हैं, करेक्ट है। To remove gender and social gap in school enrollment, to enhance access to higher education, to reduce malnutrition among children aged 0 to 3, to provide electricity to all village. ठीक है, अभी इसके लिए क्या स्कीम है? To provide electricity. वो सौभाग्य, राइट। उज्ज्वला भी था ना। उजाला और उज्ज्वला में क्या डिफरेंस है? उल्टा तो उजाला में वो एलईडी पूरा दे रहे थे। सिलेंडर गैस वाला है, हाँ, गैस सिलेंडर वाला है। हाँ। अरे उच्चारण में बस डिफरेंस है। हाँ, उजाला वो लाइट वाला ना, तो उसमें ये सोच लो एलईडी बल्ब मिल रहा है। एलईडी बल्ब। To ensure that 50% of the rural population have access to proper drinking water. I think अब एक स्कीम है जिसमें बहुत मतलब 100% ही टारगेट है उनका। उस स्कीम का क्या नाम है? जल शक्ति मिशन क्या है? जल हाँ, जीवन। मतलब उसी में जल हाउस जीवन होल्ड टैप वाला, हाउस होल्ड टैप, जल जीवन मिशन है, सॉरी। हाँ, टैप वाटर वाला ना। टैप वाटर, करेक्ट। टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024. Then to increase green cover by 1 million hectare every year. अभी कितना है? आई थिंक यूएनसीसीडी के अंदर हमने कितना टारगेट कर रखा है? 5 मिलियन। नहीं, 26 मिलियन हेक्टेयर। मैं ग्रीन इंडिया मिशन की बात कर रहा था कुछ शायद। ग्रीन इंडिया को पता नहीं, बट यूएनसीसीडी के अंदर मोदी जी ने बोला था कि हम लोग पहले 21 था, फिर 5 मिलियन हेक्टेयर से और बढ़ा दिया, और अब 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया उसको। वो डेजर्टिफिकेशन वाला जो है ना। क्या चीज?
हाँ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। करेक्ट यार अभी करेक्ट कल ही इसकी कोई मीटिंग या पीएम मोदी ने इसको वो किया है ना, एड्रेस किया है ना यूएनसीसीसीडी रिगार्डिंग। अभी तो यूएनसीसीडी का तो नहीं हुआ, यूएनसीसीडी का तो लास्ट ईयर था, इंडिया में ही हुआ था अभी तो यूएनसीसीडी। G7 का हुआ था ना। हाँ अभी तो G7 हुआ है। तो यूएनसीसीडी में उन्होंने 26 मिलियन हेक्टेयर बोला था, तो देख लेना एक बार। देन टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू 90% ऑफ हाउस होल्ड। तो अगर इसको आज के टाइम में रिलेट करें तो कोई स्कीम याद आ रही है? जनधन। करेक्ट, जनधन सही है, राइट। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना, यही तो है। हाँ मतलब वही बैंकिंग सर्विस को एक्सेसिबल करना है ना, कि आपको कोई जीरो नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं ना उसको, कि कोई पैसा ही नहीं देना उसके ऊपर, तो एक हाँ। तरीके से सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए बैंकिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। एक बार समरी में भी देख लेते हैं 12th वाला 5 ईयर प्लान। ठीक है, कोई इसको रीड कर दो यार। वाला पूरा काफी बड़ा ये 2 पेजेस है लगभग। फाइनल है ना, इसलिए पूरा दे दिया शायद। हाँ वो कंप्लीट नहीं हुआ ना इसलिए। शानू को बोल दो, शानू पढ़ लेगा। आज पढ़ सकता हूँ, आज शोर कम है मेरे यहाँ पे। इससे 12 5 ईयर प्लान वाइडेस्ट का कंसल्ट मतलब आफ्टर वाइडेस्ट कंसल्टेशन लिया गया था सारा। ये लास्ट में देख लेंगे एकदम। हाँ चल यार, इसको लास्ट में देख लें, काफी बड़ा है ये, पता हो भी पाएगा कि नहीं। रात हो जाएगी। हाँ 6 Consider the following statement regarding Indian planning. The second 5-year planning was emphasis on establishment of heavy industries. सही है शायद। The third 5-year plan introduced the concept of import substitution as a strategy for industrialization. आई थिंक सेल्फ रिलायंस की बात करी थी ना अभी हमने देखा, तो शायद वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही है उसका मतलब, कह सकते नहीं हैं ना। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेकंड में भी आ गया था ना, इंट्रोड्यूस बोल रहा है वो। मेरे को फर्स्ट वन ही सही लग रहा है, थर्ड वाला गलत लग रहा है क्योंकि थर्ड वाले में क्या हुआ था, चाइना के साथ वॉर हुआ था और उस समय क्रॉप फेलियर हो गया था। एम्फोसिस वाज ऑन आई गेस एग्रीकल्चर ही था, देखिएगा तो। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट था थर्ड का, और बैलेंस है रीजनल डेवलपमेंट मतलब। 6 का सी है, दोनों करेक्ट है। Second 5-year plan was based on Mahalo-Nobi's model of growth, which gave more emphasis on setting up of heavy industries. ये तो I think सबको पता था। The third 5-year plan gave importance for self-reliance. In order to fulfill its objective, it had the objective of import substitution as strategy for industrialization. थर्ड में क्या था? थर्ड में था अभी देखा था ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आई थिंक 4th में नहीं आया था। नहीं पर वो हाई यील्ड वैरायटी वाला सही बोल रहा है, सेकंड हाँ। फेज में आया। आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन थर्ड में ही स्टार्ट हुआ था कुछ। देखिए थर्ड ईयर जो प्लान था ना, नॉर्मन बोरलॉग का मैंने पढ़ा था कि वो आया था गांधी जी के पास, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था उसको। फिर जब फेलियर हुआ तब इनको अकल आई और फिर वो लेने गए वापस, फिर बुलाया आ जाओ भाई तुम। नहीं ऐसा याद रखो, शास्त्री जी के टाइम में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसा बोलते हैं ना हम जनरली। तो शास्त्री जी के में 1965 उस टाइम पे ना, व्हेन नेहरू पास अवे, तो 65 उसके आसपास, तो थर्ड ऐसा। नहीं यहाँ पे थर्ड ईयर जो प्लान है ये कितना 1961 से 66, फिर 66 से 69 तक है। ठीक है, मतलब एक है 5-year प्लान और एक है एनुअल प्लान। ठीक है, तो जो पहला वाला है उसमें क्रॉप फेलियर हो गया था और वॉर हुआ था, इंडो पाक 1965 और 1962 में चाइना के साथ, तो प्राइसेस बढ़ गए थे, तो इट वाज अ फेलियर। फिर एनुअल में क्या सीन होता है, एनुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन होता है और फिर होता है फर्टिलाइजर का यूज होता है। ठीक है, तो वही है बस, यहाँ पे जिक्र ही नहीं है कहाँ।
नोट्स पे तो 66 से 80 तक मेंशन्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन। करेक्ट शास्त्री हाँ जी हाँ then बोलते जनरली स्टार्ट हुआ था। हाँ 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 सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन। थर्ड वाला एक बार पढ़ दे शाश्वत। सेकंड और थर्ड पढ़ देंगे साथ में। ओके सेकंड से आ जाओ, मैं पढ़ूंगा। सेकंड तो आई थिंक दो तीन बार पूछ चुका। So if you see, a simple aggressive Harrod-Domer growth model was again used for overall projections and the strategy of resource allocation to broad sectors, as agriculture and industry was based on 2 and 4 sector model. Okay, prepared by Mahalanobis. So that's why it's called Mahalanobis plan. Okay, so if you see a 56 to 61 hai, growth target was 4.5, actual was just short 4.3. So second plan was conceived in an atmosphere of economic stability. Okay, stability tha. It was felt agriculture could be accorded low priority. Okay, so thoda agriculture relax kar diya. The plan focused on rapid industrialization, heavy and basic industries ka. Okay, it advocated huge imports to foreign loans. Okay, the industrial policy resolution, I think 1956, was based on the establishment of socialistic pattern of society. हाँ ये तो resolution they made, socialistic pattern. So acute shortage of forex led to pruning of development targets. Price rise was also seen, about 30% inflation, vis-a-vis a decline in the earlier plan, and the second 5-year plan was only moderately successful. और यहाँ पे जो होते हैं ना हेवी केमिकल्स फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर के, तो वो भी थोड़ा मतलब उसको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया था। वे इंडस्ट्रीज को फोकस किया था दामोदर वैली प्रोजेक्ट साइड के प्लान। ये भी 1928 सोवियत मॉडल का ऐसे ही इंस्पिरेशन लिए थे। अब आते हैं थर्ड वाला। तो at this conception it was felt that Indian economy has entered a take-off stage. Therefore, its aim was to make a self-reliant and self-generating economy. Based on the experience of the first two plans, agriculture production was seen a limiting factor in India's economic development. Agriculture was given top priority to support the export and the industry. The plan was thorough failure in reaching the target due to unforeseen events. Chinese aggression 1962, Indo-Pak 1965, drought है 65 to 66. Due to conflicts, the approach during the latter phase was shifted from development to defense and development. डिफेंस से याद आया, अभी न्यूज में था ना ऑफसेट क्लॉज क्या है? ऑफसेट तो वो है ना कि अगर हम आपसे डील करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंडिया में आके बनाना पड़ेगा या इंडिया में वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसको अभी मना कर दिया, मतलब वो बंद है अभी। काफी उन्होंने मॉडर्नाइज में मतलब चेंजेस कर दिया, जैसे लीज पे भी ले रहे हैं वो, पहले लीज का कोई कंसेप्ट नहीं था तो अब लीज पे भी ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, काफी कुछ चेंज। ठीक है, वेपन कौन बनाता है, कौन सा फैक्ट्री? वेपन्स आर्मी के लिए कौन सा बनाता है विंग? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, ऑर्डिनेंस। हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफपी। तो वो याद रखो बिकॉज 1965 में वॉर भी हो रहा था एंड देन ड्रॉट भी था, तो उसको मोटिवेट करने के लिए नो शास्त्री जी गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। सेम 1965 में ही दिया था ये स्लोगन। Then after the 5-year plan in India is finally approved by Union Cabinet, President on the advice of Prime Minister, Planning Commission, National Development Council. सी ना शायद यूनियन होना चाहिए ना, कैबिनेट ही अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, मतलब प्लानिंग कमीशन वो बनाता है, लेकिन आई थिंक अप्रूवल का काम तो शायद कैबिनेट का होता है। पता नहीं, देख लो, मेरे को भी कंफ्यूजन है आंसर। मुझे सी सी तो नहीं होगा, तो नहीं करता ना।
हाँ, अप्रूव का तो नहीं होगा, उसको बस बनाना ही काम होता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। डीसी लग रहा ना कि 7th का डी है, एनडीसी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद is the apex body for decision creating and deliberation on development matters in India, presided over by the Prime Minister. Yeah, it was set up on. अंडर एस्टिमेट किया हुआ है एनडीसी। Correct, correct. कैबिनेट कमेटी होती है वो बेसिकली वो पैसे का लोकेशन करती है, लेकिन जो अप्रूवल होता है वो 5 ईयर का वो एनडीसी करती थी, क्योंकि उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ही होता था वैसे भी। सही कह रहा है, Prime Minister हुआ. Then to strengthen and mobilize the efforts and resources of the nation in support of 5-year plan made by National Commission to promote common economic policy in all vital spheres, to ensure the balance and rapid development of all parts of the country. The council comprises the Prime Minister, the Union Cabinet Minister, Chief Ministers of all states or their substitute, representatives of Union territories, and the members of Niti Aayog. अभी एक क्वेश्चन है, डिफरेंस टेल द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग शॉर्ट में। ठीक है, आई थिंक एक पॉइंट तो ये था कि प्लानिंग कमीशन के अंदर टॉप डाउन अप्रोच था कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता था और उसको नीचे इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, और नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच है कि सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड देन प्लानिंग कमीशन एक तरीके से वाज सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकर, वो डिसीजन लेता था बाकियों के लिए, बट नीति आयोग को सच किया गया एज एन एनेबलर, मतलब वो आपकी मदद करेगा, वो करना करेक्ट है, थिंक टैंक। और कोई किसी को डिफरेंस बताना हो, कोई पॉइंट इसमें ऐड ऑन करना? हाँ, वो मेजर फंड एलोकेशन फेडरलिज्म नीति आयोग का थोड़ा वो मॉडल बेस्ड है, उसमें स्टेट्स का से होता है डिसीजन लेने में। प्लानिंग कमीशन में वो नहीं होता है, वो मोर ऑफ सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी, और उससे क्या हो रहा था, फाइनेंस कमीशन का जो ओवर शेडो करती थी हमेशा। करेक्ट स्कीम में, मतलब वो एलोकेशन करती थी। अब ये जो है मोर और लाइक इंडेक्स वगैरह तैयार कर रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है उसको प्रमोट कर रहा है, पहला ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हाँ सही है। बेसिकली रिसर्च मेकिंग बॉडी ज्यादा है, रिसर्च मेकिंग बॉडी डिसीजन ले। 200 वर्ड में लिख पाएंगे क्या, मतलब हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा नहीं ये तो। हाँ, क्योंकि मेरे स्टेट बोर्ड में आया था तो पिछले साल, तो इसलिए पूछा। यूपीएससी मेंस में भी आया था शायद ये क्वेश्चन डायरेक्टली। ये आया था क्या? हाँ, क्या क्वेश्चन था? I mean, compare the principles of planning commission and finance नीति आयोग आया था ना मेंस में। अच्छा, वो इस ईयर में तो नहीं था ना, 2019 ना, में। इस ईयर नहीं था, 15 में आई थी ना, 1 जनवरी 2015 में। आई थिंक उसी टाइम पे हुआ होगा शायद क्वेश्चन। नहीं, रिसेंटली आया था क्वेश्चन, आई थिंक प्रीवियस ईयर में 18 या 17 देखा था। यूपी पीसीएस में तो 2 साल से लगातार आ रहा है, मतलब मेंस में मैंने देख रहा हूँ। ये नीति आयोग का यूज आ रहा है, वो मतलब रिपीट कर रहे हैं, पता नहीं नीति आयोग से इतना प्यार है। योगी सरकार। 5 ईयर प्लान एंड एसडीजी का कंपैरिजन आ सकता है क्या? मेंस में तो नहीं आया। आई थिंक वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पुराना हो गया ना 5 ईयर प्लान, अब तो वैसे भी मतलब नीति आयोग कितना वो है एसडीजी को करने में, क्योंकि नीति आयोग अपना रिपोर्ट आती है, एक इंडिया रिपोर्ट भी है, तो हो सकता है, लेकिन 5 ईयर प्लान से तो नहीं है। 5 ईयर नहीं, मतलब बहुत सारे थीम्स सेम है ना दोनों के। नहीं, मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट। ऐसा देखो, क्योंकि आप देखो एसडीजीज में तो बहुत ज्यादा ब्रॉड टारगेट्स है, पॉल्यूशन भी है और लाइफ ऑन लैंड है, लाइफ ऑन सी है, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह तो है, बट हेल्थ और ये सब चीजें ना वो काफी ब्रॉड है एसडीजीज में। ये स्टेट में आ सकता है, स्टेट पीसीएस में अगर हो सकता है। मेरा स्टेट जैसे आउटडेटेड होंगे तो यही क्वेश्चन डालेंगे। हाँ, वो नीति आयोग और 5 ईयर प्लान के में डिफरेंस जरूर पूछते थे, प्लानिंग कमीशन है उसमें, लेकिन वो एसडीजी वाला प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में पूछ सकते, बट एसडीजी में और उसमें ज्यादा कोई ऐसा कोई लिंकेज बनता नहीं।
देखो इस तरह का एफसी ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, दैट आस्क्ड कि एक्सेस टू एनर्जी विल बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो दे आर लिंकिंग थीम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आस्किंग, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट First question of GS3 was also kind of for social, मतलब वो SDG से related था, intergenerational और intragenerational. हाँ करेक्ट, इक्विटी करेक्ट। ओके और एसडीजी तो इतना ब्रॉड है ना कि मतलब आप किसी भी आंसर में लिख ही सकते हो, कोई ना कोई एसडीजी आ ही रहा होगा। Yes. वो कंक्लूजन के लिए सही है। हाँ, वो अगर आप 17 रट लो ना तो आप कहीं ना कहीं हर आंसर में लगा ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो इस पे चलते, 8 क्वेश्चन पढ़ दो। With reference to Financial Stability and Development Council, consider the following statement. It is an organ of Niti Aayog. It is headed by Union Finance Minister. It monitors macro-prudential supervision of the economy. सेकंड और थर्ड सही लग रहा है ना? हाँ वन तो गलत है। वन तो गलत है, पता नहीं इसने वन नीति आयोग में क्यों डाला इसको। तो सेकेंड एंड थर्ड लग रहा है सही ऑप्शन। C. The FSDC is an epic body constituted by the Government of India. The idea to create such a super regulatory body was first mooted by Raghuram Rajan in 2008, a body dealing with macro prudential and financial regularities in the entire financial sector of India. An apex level, FSDC is not a statutory body and envisages to strengthen and institutionalize the mechanism of maintaining financial stability, financial sector development, inter-regulatory coordination, along with monitoring of macro-prudential regulation of the economy. No funds are separately allocated to the council for undertaking its activities. The council is chaired by Union Finance Minister, and its members are Governor of the Reserve Bank of India, Finance Secretary, and/or Secretary of Department of Economic Affairs, Finance Ministry wale, then Secretary of Department of Financial Services, Chief Economic Advisor, Ministry of Finance, Chairman of Security, सेबी का भी चेयरमैन होता है, IRDA का भी चेयरमैन होता है इसमें, एंड चेयरमैन ऑफ PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बड़े बड़े जितने भी सारे फाइनेंशियल हेवीवेट्स है सारे इसके अंदर होते हैं। एंड पेंशन, अटल पेंशन का कौन है? PFRDA या LIC है? LIC चेक कर लेना। PFRDA है क्या? हाँ अटल पेंशन योजना, PFRDA है। हाँ LIC पेंशन को तो हैंडओवर नहीं किया है। तो हाँ, वो इकोनॉमिक एडवाइजर नाम क्या है? सुब्रमण्यम। जे सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम। जे सुब्रमण्यम, IRDA का आसपास सुब्रमण्यम। तो सुब्रमण्यम में पकड़ लेता है। के सुब्रमण्यम। अनिल करके है क्या IRDA का? देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं। मुझे अनिल करके था शायद। हेमंत अभी इस पे आते हैं, पहले इस पे। इट इंक्लूड्स द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड IBBI. The council deals inter alia with issues relating to financial stability, financial sector development, inter-regulatory coordination, financial literacy, financial inclusion, and macro-prudential supervision of economy, including the functioning of large financial conglomerates. Or no funds are separately allocated to the council for undertaking its activities. तो इसमें एक ये भी है, चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, ये थोड़ा यूनिक है। बाकी सब आई थिंक एक गेस्ट वर्क भी करेंगे तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। Which of the following are associated with the planning in India? Finance Commission, National Development Council, Union Ministry of Rural Development, Union Ministry of Urban Development, Parliament. 2 तो होगा पक्का। ऑप्शन कॉम्बिनेशन पे आ जाओ थोड़ा नीचे। 1 2 3 4 5 रूरल वाले है क्या?
रूरल फर्स्ट डेवलपमेंट वाला प्लानिंग सही, करती होगी। फर्स्ट वाला लग रहा है। फाइनेंस कमीशन में प्लानिंग तो आई थिंक वन एलिमिनेट करो ना पहले। 1 को एलिमिनेट किया, 2 सही है। हो जाएगा, फिर तो 2 and 5 ओनली हो जाएगा। हाँ बस वही है। ठीक है 2 and 5। ठीक है, 9th का C is the आंसर। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल was set up post independence along with the planning commission to have a planned economy for the country. Hence option 2 is correct. Finance commission deals with the devolution of finances between the center and state and not in the planning of the country. Hence option A is wrong. Sorry, one is wrong. By elimination method we can arrive that the correct answer is option. Next is चलते हैं। देन आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस। आगे बढ़ो। बढ़ने की क्या जरूरत है? ये तो बता ही दो ऐसे। आसान क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। पूछे हो यार, ये सारे थोड़ी हार्ड पूछे। नहीं होता है प्रीलिम्स। कुछ तो 1990 का होगा शायद। ठीक है, प्लानिंग का मिशन है, अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। 1990 का। अगर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं ब्लू वेल गेम खेल लूंगा। अच्छा, तो देखना चाह रहा है क्या? देख लो। 10th का डी है। जिंदगी प्यारी है। बचिया तू। The planning process in the industrial sector of India has assumed a relatively less important position in the 90s as compared to that in the early period. Which of the following is not true in this regard? So, with the advent of liberalization, industrial investment development has largely been placed within the domain of private and multinational sectors. दूसरा है with markets assuming a central place, thus role of central planning in many sectors has been rendered redundant. The focus of planning has shifted to sectors like human resource development, infrastructure, population control, and welfare. The national priorities has been shifted away from industrial development to rural development. एक एक कर लो। एक एक कर लो। ठीक है, पहले ऊपर शुरू करते हैं। डी वाला देख लो। द नेशंस प्रायोरिटी हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रूरल डेवलपमेंट। ये तो आई थिंक पढ़ के सही भी नहीं लग रहा है बिल्कुल ही। नहीं लग रहा ना? Then the C था, the focus of planning has shifted to sectors like human resource development, infrastructure, population control and welfare. तो आई थिंक ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा था पॉपुलेशन कंट्रोल के तो थे एस्पेक्ट उसके अंदर भी, जो अभी हमने 5 ईयर प्लान देखा था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान देखा था, उसके अंदर भी एस्पेक्ट थे फैमिली प्लानिंग के। हमसे नॉट ट्रू पूछा है। इज नॉट ट्रू। यही लग रहा है फिर ज्यादा डी। सही है। डी होना चाहिए फिर तो। Why the markets assuming central place? क्योंकि पहले और दूसरा तो थोड़ा सही है बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा अगर देखो तो। हाँ सही कह रहा है वो। और थर्ड वाला भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट डी वाला तो आई थिंक बिल्कुल ही। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पहले कब आई थी? 2000 में आई थी, उससे पहले भी थी लेकिन 2000 में भी आई थी एक, जो शायद वही फॉलो कर रहे हैं या फिर उसी का डेट बढ़ा दिया गया है। अभी हमने देखा ना, टीएफआर कर दिया था 2.1। अच्छा, फिफ्थ ही तो था 5 ईयर प्लान। 20 पॉइंट फ्रॉम। फिर हाँ, डिले लेटेस्ट पॉलिसी सही बोला, 2000 का ही है। हमको नया पॉलिसी नहीं बनाया अभी तक। हाँ, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम था ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो आई थिंक इसका फिर डी लग रहा है सबको, 11 का।
वो 11 दिया हुआ ही नहीं है क्या? ये ये हाँ 11 का डी है. Statement ABC are true, which explain the planning process in the industrial sector in India has assumed a relatively less position in the 90s. Okay. शुरुआत के 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है मतलब समझने के लिए वैसे अगर कि इंडस्ट्रियल का रोल कम हो गया था सेक्टर का तो वैसे याद हो जाते हैं. सही है. ये बोलते हैं ना आइडिया इसको, दैट आइडिया स्टेट गोइंग बैक, वो थैचरिज्म बोलते हैं ना. करेक्ट. थैचरिज्म या रीगनिज्म या हाँ. ओवरऑल बोले तो न्यू लिबरल पॉलिसीज की तरफ वापस शिफ्ट हो गया था एलपीजी रिफॉर्म. ये मार्गरेट थैचर से रिलेटेड है. हाँ. उन्होंने मतलब क्या लिबरल और न्यू लिबरल में डिफरेंस क्या है, लिबरल और न्यू लिबरल में? न्यू लिबरल को एक तरीके से मार्केट फंडामेंटलिज्म बोल लो आप. मार्केट फंडामेंटलिज्म मतलब तो मानते हैं कि मार्केट ही सुप्रीम है. मतलब एक उसमें एक स्कॉलर है न्यू लिबरल के अंदर, मिल्टन फ्रीडमैन. वो ये कहता है कि फ्रीडम्स मार्केट को नहीं चाहिए. अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो मार्केट होना चाहिए, वो ये कहता है. जैसे चाइना के केस में क्या बोले कि मार्केट खोलने के लिए फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि फ्रीडम तभी होगा जब मार्केट होगा. मतलब इतना ज्यादा उनके लिए मार्केट इंपॉर्टेंट है कि स्टेट जो है बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे. जो मार्केट है वो अपने आप देख लेगा. मार्केट एक तरीके से जैसे अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, तो उसे पता होता है कि कब क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है. वैसे ही मार्केट को भी सब पता होता है. वो अपने आप में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और डिमांड और सप्लाई जो है ना उससे बैलेंस करती है उसको. तो ब्रॉडली न्यू लिबरल जो है बहुत ही ज्यादा मार्केट को फेवर करते हैं कि बिल्कुल बस सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो और पूरा कैपिटलिज्म पे जाने दो. ये न्यू लिबरल और लिबरल में थोड़ा फर्क हो गया. लिबरल मतलब वो वैल्यूज में भी लिबरल होते हैं. ये मतलब अच्छा, आईआर में जब लिबरल का यूज करते हैं न्यू लिबरल का तो उसका भी यही मेनली है ना कि जैसे आईआर में न्यू लिबरल वर्ड का बोलते हैं. न्यू लिबरल का देख तो ये जो मैंने कंसेप्ट बता दिए, एक तो ये हो गया कि बिल्कुल मार्केट फंडामेंटलिज्म पे बिलीव करते हैं. और दूसरा चीज ये है टाइम पीरियड. उनका जो टाइम पीरियड है न्यू लिबरल्स का, वो है आप लगा लो थेचर से शुरू कर सकते हैं. थेचर आई थिंक समवॉट अराउंड 80 से शुरू होती है थेचर. तो थेचर से वो टाइम जो है वो न्यू लिबरल्स का है ग्लोबलाइजेशन में. अभी अभी भी हम कह सकते हैं कि न्यू लिबरल्स का इन्फ्लुएंस है. हाँ, आई मीन ऐसा याद रख सकते हैं ना, पहले लिबरल स्टार्ट हुआ राइट, वो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो सारा पढ़ा. आईआर में जो भी लिबरल्स हुआ स्टार्ट हुआ और वो कोलैप्स हो गया. इफ यू सी ग्रेट डिप्रेशन में कोलैप्स हो गया. देन वो कीन्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो चला अगेन 50 इयर्स. उसके बाद फिर से न्यू लिबरल रिवाइव हो गया, इसलिए वो न्यू लिबरल बोलते हैं. उसका थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि जैसा लिबरल का ये बोल रहा है ना कि मार्केट को फ्रीडम दो, वो कह रहे थे बट वो इतना भी नहीं कह रहे थे कि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म कर दो. लिबरल का वहां तक हो जाता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सब कुछ तहस नहस हो गया था तो उन्होंने देखा था कि जरूरत है स्टेट को इनिशिएटिव लेने की. स्टेट को हेल्प करना चाहिए इंडस्ट्रीज को और लोगों को भी, क्योंकि वॉर के बाद हालत खराब थी सबकी. तो वहां से कंसेप्ट शुरू होता है वेलफेयर स्टेट का, जो कि एक केन्स की थ्योरी है ना. केन्स का बेसिकली आइडिया था वेलफेयर स्टेट बनाना है. तो उनको हम कहते हैं सोशल लिबरल. ठीक है, जैसा अभी अमर्त्य सेन भी उसी कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो अमर्त्य सेन को भी सोशल लिबरल कैटेगरी में डाल सकते हैं. देन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ना इसको बोलते थे वेलफेयर स्टेट को बोलते हैं फ्रॉम बर्थ टू फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. तो मतलब आपके बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक सब जगह आपको वो वेलफेयर स्टेट हेल्प करेगा. लेकिन वो धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट जो है ना वो धीरे धीरे नैनी स्टेट बन गया. नैनी मतलब वो आया स्टेट बन गया कि वो बस सब कुछ खिलाया जा रहा है और एक तरीके से वो अपने आप में एक बर्डन बन गया. वो बर्डन की वजह से वो फिर वो उन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा था. जैसे ग्रीस का एग्जांपल ले लो, बहुत ज्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दे रखी थी, तो वो कोलैप्स होने लगा. और फिर आती है थैचर. थैचर बोलती है सब मार्केट कर लेगा और आपको कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं. तो वहां से ये न्यू लिबरल स्टार्ट होता है. ठीक है, उन दोनों का अगर इफ यू सी ना टाइम पीरियड, रोनाल्ड रेगन और थैचर का ऑलमोस्ट सेम टाइम थे दोनों. यूएस में वो रेगन वो बढ़ा रहा था, हियर शी वाज डूइंग इन यूके. उनका इन्फ्लुएंस पूरा वर्ल्ड में आ गया हमारे एलपीजी के एग्जांपल. नेक्स्ट 12th. बहुत नॉलेज है आप लोगों के पास. अरे ये पीएसआई में है भाई, ये पढ़ना पड़ता है.
अरे भाई तब भी यार वही कह रहा हूँ। अरे वो ऐसे ही लगता है, दूसरे ऑप्शनल वाले को बोलते सुनते हो ना, तो अरे भाई कितना नॉलेज। हाँ वही एक्चुअली वही है ना बेस्ट पार्ट, इफ इंटरेक्ट मल्टीपल ऑप्शन इंटरेक्ट करेंगे ना तो हमारे जो एक्सपर्टीज आ जाएगा वहाँ पर। करेक्ट करेक्ट। शाश्वत हो गया क्या? ना हो। ये सोशियोलॉजी फेंक के मारेगा जी हमारे ऊपर। ना मैं प्रो नहीं हूँ। तो which of the following which of the following can be said to be essential part of the inclusive governance? Permitting the non-banking financial companies to do banking, establishing effective district planning committees to in all districts, increasing the government spending in public health, and strengthening the midday meal scheme. Which of the following is said to be inclusive governance? 2 तो सही लग रहा है और 2 ओनली है क्या? ऑप्शन देखिए। ना नहीं है। 1 नहीं है, 1 भी तो है। ना इंक्लूसिव गवर्नेंस बोल रहा है ना। तो थर्ड भी तो सही है। तभी सही लग रहा है। बीएफसी को फोर्थ लाया ना आरबीआई ने। फोर्थ भी, हाँ। फोर्थ हाँ भी हो जाएगा और क्या ऑप्शन अकॉर्डिंग। मेरे को बस सी लग रहा है 2, 3, 4। 2, 3, 4, हाँ सी। वन क्यों नहीं लग रहा? देखिए नॉन इंग्लिश का बैंकिंग क्वेश्चन फाइनेंशियल पुराना कंपनीज टू है। डू बैंकिंग, मतलब हाँ मतलब बैंकिंग रीच देयर इंक्रीजिंग। वही एनबीएफसी क्या है वो? क्रेडिट मतलब कुछ उनका ये होता है ना क्या? मतलब वो बैंक से तो डिफरेंस है ना, डिफरेंट है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग मेनली ये डिफरेंट है कि वो नॉन डिपॉजिट होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है। तो बेसिकली अगर नॉन बैंकिंग को अगर बैंकिंग बना देंगे तो वो लोन देने और डिपॉजिट लेने लगेंगे, तो वो इंक्लूसिव हुआ ना, मतलब मेरे हिसाब से। हाँ इंक्लूसिव ही तो हुआ, वो इंक्लूड कर रहे हैं हम। क्योंकि नॉन बैंकिंग लेकिन बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट नजर नहीं आता ना बाकी ऑप्शंस का। अभी शायद 1-2 महीने पहले आया था करंट अफेयर्स में कि आरबीआई ने एनबीएफसी को भी थोड़ा रेगुलेशन का सोच रखा है। हमारे को पता नहीं, मैं भी फॉलो अप नहीं कर रहा। अब ऑप्शन देख लीजिएगा। डी होना चाहिए, वैसे देख लो, मुझे तो लग रहा है। 12 का देख लेते हैं। 12 का डी है, सारी सही है। इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। When national, regional or local government make a concerted effort to solicit input from citizens and provide services to all of their constituents fully, to sow the seed of stability and growth and reach out to the last corner of the country. Then option 4 is not directly linked to the inclusive governance. ये फिर समझाना क्या चाह रहा है यार? ये खुद कह रहा है कि ऑप्शन 4 इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद इट, एंड देन ये ऑप्शन भी डी दे रहा है। एक्चुअल मैंने ऑप्शन ऐसे बनाया ना उसने, तो वो सही फिट नहीं हो रहा है। 1, 2, 3 लग रहा है फिट, लेकिन 4 नहीं फिट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन ही ऐसे बनाया उसने। इंक्लूसिव गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? इंक्लूसिव गवर्नेंस का हम ये बोल सकते हैं ना कि सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर। हाँ तो यहाँ पे एनबीएफसी क्यों आता है? मतलब एनबीएफसी तो स्टेक होल्डर भी नहीं है। एनबीएफसी इस पर्सपेक्टिव से है ना कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गांव में देखा होगा, गांव के अंदर बैंक्स तो इतना पेनिट्रेशन नहीं रहता, वहां पे एनबीएफसी का पेनिट्रेशन रहता है। तो एक तरीके से कहते हैं ना कि एनबीएफसीज को या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एक तरीके से लोगों की बैंकिंग पे जो रीच है या फिर जो फॉर्मल चैनल्स ऑफ क्रेडिट है उनसे लिंकेज बढ़ेगा, तो उस तरीके से एनबीएफसीज हो सकता है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। 15 नहीं है क्या? 15 नहीं है। पहला चैप्टर देख लें क्या फटाफट उसका, इकोनॉमिक सर्वे का आज? हाँ देख लो भाई। हाँ देख लो जल्दी के पहले एक इकोनॉमिक्स सर्वे तो कौन कहाँ महानुभाव गया? पढ़ेगा इसे?
इकोनॉमिक्स सर्वे का पेपर कहाँ गया भाई? ठीक है, राइट। वो कौन सी रिवर है यार, इसको रीड करना। मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, पढ़ जाए। सेविंग लाइफ लाइवलीहुड, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, सुनाई दे रहा है। Saving lives and livelihoods amidst a once-in-a-century crisis. The COVID-19 pandemic engendered a once-in-a-century global crisis in 2020, a unique recession where 90% of countries experienced a contraction in GDP per capita. India's response to COVID-19 pandemic stems from the humane principle that human life lost cannot be brought back, while GDP growth will recover from the temporary shock caused by the pandemic. To implement its strategy, India imposed the most stringent lockdown at the very onset of the pandemic. Survey demonstrates the benefits of this strategy in this chapter. COVID-19. कल डिस्कस किया ना जॉन रॉल्स का आइडिया Yeah. यार लेकिन उन्होंने जो बोल रहे हैं वो किया नहीं है। प्राइवेटाइजेशन किए कर रहे थे उसमें लॉकडाउन के टाइम, और लिख रहे हैं कि ह्यूमन लाइव्स कैन नॉट बी ब्रॉट बैक व्हाइल जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर जो 20 लाख करोड़ का दे रहा है। जैसे ठीक है। COVID-19 virus SARS-CoV-2 first identified in Wuhan city of China in December 2019. क्या डाल दिया इसमें? The virus has posed an unprecedented challenge for policy making globally and nationally. The pattern and trends in spread of the virus across major countries showed that confirmed cases spread exponentially once community transmission began. Various non-pharmaceutical interventions such as lockdowns, closure of schools, and non-essential business travel restrictions were therefore adopted by countries across the globe. The pandemic and associated lockdown measures led to a de facto shutdown of a significant portion of the global economy, thereby triggering a global recession. The crisis world is facing is unique in a number of ways. Firstly, the health crisis-induced global recession is in contrast with previous global recessions, which were driven by confluences of a wide range of factors, including financial crisis, sharp movements of oil prices, and war. Secondly, pandemic is one रोज कह रहा है क्या? ठीक है, आगे पढ़ो शाम। Secondly, pandemic is once in a 150-year event with an unprecedented impact, with all regions in the world projected to experience negative growth in 2020. It is aptly called the Great Lockdown. Thirdly, COVID crisis presented a trade-off between lives and livelihood in the short run. Earlier, like COVID-19, the Spanish flu was highly contagious. Evidence comparing the containment policies of 21 cities during the 1918 H1N1 influenza pandemic shows that implementing lockdowns earlier in the pandemic produced significantly higher rates of growth in manufacturing output and employment from 1919 to 1923 than did slower activation or less intense use of lockdown. India's humane policy response. India was among कोई जानता है क्या वो स्पेनिश फ्लू को स्पेनिश ही क्यों बोलते हैं? में ओरिजिनेट हुआ था क्या? और रुको पढ़ो पोस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली जो तुम बोल रहे हो ना वो बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि स्पेनिश फ्लू को आपने स्पेनिश रख दिया, बट यू आर नॉट विलिंग टू पुट चाइनीज टैग टू जो भी कोरोना ना, तो डबल स्टैंडर्ड ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बाद अब ना WHO ने दे क्रिएटेड जैसा मतलब आई थिंक सिंबल्स वगैरह रख दिए हैं, तो जैसे इंडिया के लिए डेल्टा वेरिएंट कर दिया उस इंडियन वेरिएंट को। मतलब व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि फॉर एग्जांपल देखो जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस बोलते हैं, वो जापानीज वर्ड है उसमें, तो ऐसा दे वर टेलिंग कि देयर सम ऐसा डबल स्टैंडर्ड ऐसा कुछ बोल रहे थे। माइट इज राइट वाला कंसेप्ट हो गया फिर वही है। बट आई थिंक मॉडर्न एरा है ना, तो ये चीजों को बहुत इजीली लोग एड्रेस भी करते हैं। पहले इतना ना नहीं था, पहले चल रहा था, बट अब थोड़ा लोग कॉन्शियस हो गए इन चीजों को लेके, तो मे बी टाइम चेंज हुआ है तो इसलिए। India's humane policy response. India was amongst the first of the countries
that imposed a national lockdown when there were only 500 confirmed cases. This was based on the humane principle that while GDP growth will come back, human life once lost cannot be brought back. Failing to impose restrictions on the आज का केस if you see ना, it is 60,000, right? I just बोल रहा हूँ. Failing to impose restrictions on the free movement of individuals during the pandemic would have exposed the population to a contagious threat, thereby leading to death in enormous numbers. However, the economic impact of the lockdowns and closure of economic activity would have adversely impacted the livelihoods of people. The 40-day lockdown period was used to scale up the necessary medical and paramedical infrastructure for active surveillance, expanded testing, contact tracing, isolation and management of cases, and educating citizens about social distancing and masks. This strategy was also tailored to India's unique vulnerability to the pandemic, that is high population density, large vulnerable elderly population, overburdened health infrastructure, etc. The strategy was motivated by the Nobel Prize winning research by Hansen and Sargent that recommends a policy focused on minimizing losses in a worst case scenario when uncertainty is very high. ये जो 7 लाइन है ना, अगर कोई बोलेगा कि लॉकडाउन अच्छा हुआ कि नहीं तो इसको कोट कर सकते हैं. Correct. Basically, idea क्या था? Recommends a policy focused on minimizing losses in worst case scenario when uncertainty is high. ठीक है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने एक तरीके से इतना स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया था. आई थिंक ऑक्सफोर्ड वगैरह की रिपोर्ट भी थी, उसमें से इंडिया का जो लॉकडाउन था उसको सबसे इंटेंस माना गया था, पहला वाला, दूसरे वाले था. लेटर सर में आई थिंक गिवन कुछ स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स उन्होंने डेवलप किया ऑक्सफोर्ड, स्ट्रिंजेंट इन द वर्ल्ड. हाँ, यही है. सेकेंड वेव ने सब पानी फेर दिया है, हम कहीं कोट नहीं कर सकते. Survey has analyzed if the policy responses across countries was effective in controlling the spread of the pandemic and associated fatalities across countries. Survey's cross-country analysis demonstrates that the intense lockdown helped India to effectively manage both the spread of COVID-19 and the fatalities. To assess this, the counterfactual is estimated, that is, what would have been the natural caseload and associated fatalities purely based on the population density, and the demographics of the population. In India, COVID-19 reached its first peak in mid-September, after which rising mobility has been accompanied with lower daily new cases. Globally, many European countries and US have been facing daily second and third waves around this time. Facing deadly, with easing of lockdowns and increasing mobility. After the nationwide lockdown was gradually eased, states were advised to impose restrictions as per the spread of the pandemic in the state. Thus, the stringency of lockdown varied across states over time. Survey finds that higher initial stringency in states during the period June to August has significant impact in controlling the spread in cases and deaths. And this V-shaped economic recovery due to timely stringent lockdown. The pandemic-induced lockdowns led to local, regional, and global supply disruptions, taking economic activity, rendering a first-order supply shock. This, in turn, has led to a demand shock, though, through disruptions in the labor market which affect household income, and through the precautionary motive to save which stemmed from the uncertainty amidst the health crisis. लिख सकते हैं ये सब, तो मतलब लगता नहीं कि ये सब पेपर में लिख ही सकते हैं हम. वो कुछ एक लाइंस यूज करनी है, क्योंकि अब तो देख काफी कुछ चेंज भी हो गया ना. या रिकवरी जैसा कोई एक्सपेक्ट अब रहा ही नहीं है. कितना बड़ा है चैप्टर में से? अब क्या तू? नहीं मतलब ये ऐसा लग रहा है कि सब फालतू में बदल. एक और पेज होगा शायद, ज्यादा कुछ आरओआई निकल के नहीं आएगा इस चैप्टर से. हाँ वो होता है. ठीक है, सब जिन्होंने अपनी पढ़ाई करी हुई है, कोर्स तो कर नहीं सकते कुछ पढ़ाई. 2 और पेज पढ़ना है. ठीक है पढ़ सकता हूँ. India implemented an early and stringent lockdown from
from late March to May to curb the pace of spread of COVID-19. It results 23.9% contraction in GDP as compared to previous year's quarter. The economy was gradually unlocked since June 2020 and experienced a V-shaped recovery since then. Indian policymakers recognized that the lockdown would adversely impact economic activity and disrupt livelihood. The fiscal policy response to the pandemic was accordingly strategized with a step-by-step approach. During the first 2 quarters अगर अब बात करें रिकवरी की, तो आई थिंक अब इसको शायद डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी कह सकते हैं कि मतलब पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर वापस डिक्रीज किया, अब वापस इंक्रीज कर रहा है ना। डब्ल्यू या के तो थोड़ा वो डिफरेंट कंसेप्ट है कि उसके अंदर कुछ सेक्टर्स बेटर इंप्रूव करेंगे, बट अगर हम क्वांटिटेटिवली देखें तो आई थिंक डब्ल्यू शेप्ड ही पड़ेगा वापस के। मतलब आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहे हो? अभी के कॉन्टेक्स्ट। हाँ, सही है। During the first 2 quarters of financial year 2020-21, the government ensured that funds for essential activities were available despite a sharp contraction in revenue. The initial approach was to provide a cushion for the poor and section of society, and to the business sector, especially the MSMEs, to tide over the distress caused by disruption of economic activity. Government adopted the measures such as Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for ensuring food security through public distribution system, direct benefit transfer to widows, pensioners and women, additional funds for Manrega and debt moratoria and liquidity support for business. With the easing of movement and health-related restrictions, the government transited in a calibrated fashion to support investment and consumption demand through Atmanirbhar 2.0 and 3.0. The timing of stimulus was tuned to the absorptive capacity of the economy, which was affected by the lockdown. The calibrated stance of the government is corroborated by the trend in average balances in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts. Average balance in these accounts increased during the April-June quarter, indicative of the precautionary savings by the account. However, as the economy revives, the balances have shown a fall, pointing towards increasing expenditures on consumption. The Indian policymakers also recognized that the supply shock induced by the lockdown would disrupt the productive capacity of the economy. This capacity would need to be strengthened to meet the pent-up demand once it resumes. Any mismatch would lead to macroeconomic instability. Therefore, India announced several structural reforms to expand supply in the medium-long term and avoid long-term damage to productive capacity. India is the only country to have undertaken structural reforms on the supply side at the initial stages of the pandemic. This far-sighted policy response will generate productivity gains in the medium to long term. These reforms primarily focus on strengthening the potential of primary and secondary sectors of economy to create jobs. The primary sector in India, agriculture and mining sectors, contributes around 16% of gross value added, while it employs around 43% of the work. Secondary sector provides expanded opportunities for formal employment with enhanced income stability, and social security. A public investment program centered around A public investment program centered around the national infrastructure pipeline is likely to accelerate this demand push and further the recovery. India is witnessing a V-shaped recovery with a stable macroeconomic situation aided by a stable currency, comfortable current account, burgeoning forex reserves, and encouraging signs in the manufacturing sector output. राइट, ठीक है। अब ये इन्होंने एक बार मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अलग अलग सेक्टर में, इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई और पढ़ेगा क्या? बेकार पढ़ रहा हूँ क्या? ठीक है, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। So if you see major structural reforms, the first deregulation and liberalization of sectors.
ओके, तो एग्रीकल्चर में तीन फार्म बिल्स, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी एक्ट, and then farmers empowerment and protection agreement of price assurance and farm services act. I think a contract farming का है second one. Essential commodities act. Okay, तो एग्रीकल्चर में मेजर यहाँ आ गया. And then ठीक है. okay, and then MSME में new MSME definition covering almost 99% of all firms, enabling MSMEs to grow in size and create jobs. I think वो definition maybe prelims के लिए important होगा. And then removal of artificial separation between manufacturing and service MSMEs. मर्ज कर दिया आप दोनों को. Correct. वो criteria is not based on अभी turnover के कुछ criteria है. और वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी डाइल्यूट किया ना. हाँ, मतलब उसमें अभी कोई प्रोसीडिंग नहीं चालू होगी उस टाइम के दौरान. हाँ, but due to COVID ना. कोविड के टाइम. Okay, and then labor, if you see, enactment of 4 labor codes, so ये भी major है. Wage code, industrial relations code, occupation code on occupational safety, health and working conditions code, and then social security code. तो ये भी आ गया. 44 है ना, उसको 4 कर दिया. ये अभी तो बिल्स ही है ना. क्या है? ये बिल्स ही है ना अभी तक, जो अलग अलग बिल्स है. ये वेज कोड बिल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पता नहीं ये एक्ट में आ चुका है क्या? हाँ, ये हो गए, पास हो गए. हाँ, ये हो गया ना सारा. हाँ, सी ये इसको कोड बोलते हैं क्योंकि कोड इज लाइक अ ब्रॉड थिंग. ओके, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको तरह से, तो इट्स ऑलरेडी पास, इसका नाम कोड ही होगा. एंड देन 1 लेबर रिटर्न, 1 लाइसेंस एंड 1 रजिस्ट्रेशन. ओके, and then business process outsourcing में several रिटर्न लाइसेंस किस चीज का? पता नहीं. ये माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन क्या है क्या पोर्टल वाला? हाँ, वो आई थिंक असीम पोर्टल वगैरह से है कि वो जितने भी वर्कर्स वापस आए इंडिया उनके सारे स्किल मैपिंग होनी चाहिए. Okay. And then BPO में if you see several requirements which prevented companies from adopting work from home and work from anywhere policies have been removed. I think now they can do this work from home, work from anywhere. Power में tariff policy reform, like for example Discom inefficiencies not to burden consumers, progressive reduction in cross subsidies. I think अभी cross subsidies major concern है, and time bound grant of open access. Okay. तो ये पावर में, and then privatization of distribution company in UTs. Okay. And if you see in PSU, public sector undertaking, PSU in only strategic sectors. I think yesterday we were discussing ना, only in strategic sectors जो नीति आयोग के recommendation में जो list है ना, तो now PSUs will only be in strategic, rest को they will disinvest. And then privatization of PSUs in non-strategic sectors. This one. So and then mineral sector में commercial mining in coal sector, removal of distinction between captive and merchant mines, and then transparent auction of mining blocks, amendment to Stamps Act 1899. Okay, Curzon, to bring uniformity in stamp duty across states, introduction of seamless composite exploration cum mining cum production regime. तो ये seamless integration है पूरा, because earlier they used to take separate licenses. प्रोस्पेक्टिंग और वो आई थिंक प्रोस्पेक्टिंग हो गया और फिर माइनिंग लाइसेंस जो अलग अलग होता था उसको कंपोजिट कर दिया. करेक्ट. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारा वी कैन राइट. एंड देन स्ट्रेंथनिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसमें फर्स्ट इंडस्ट्री आएगा. इंडस्ट्री में मेजर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है. आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेनी सेक्टर्स दे हैव डन. इसका एक 16 है ना अभी. हाँ अभी 16 है. तो पीएलआई के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ. सी पीएलआई ये दे आर लिंकिंग इंसेंटिव्स प्रोडक्शन इंसेंटिव टू प्रोडक्शन. तो एडवांटेजेस इट डज नॉट वायलेट WTO नॉर्म्स. ओके, तो ये मेजर एडवांटेजेस इसलिए, बिकॉज अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग इज इंसेंटिव्स दे आर लिंकिंग टू अदर एक्सपोर्ट्स और समथिंग. तो दिस इज वन ऑफ द न्यू थिंग्स. सो ये WTO नॉर्म्स वायलेट नहीं करेगा. MEIS कितना है?
MEIS? Merchandise Export Investment Scheme. Okay. हाँ उसको लेकिन बोलते थे कि वो WTO कंप्लायंस नहीं है, वो वो WTO वाले WTO compliant नहीं थी, इसीलिए उसको हटा के PLI स्कीम कर दिया उन्होंने। Correct. Okay. And then National GIS enabled land bank system. Okay. So land market को I think promote करना चाहिए. And then space में if you see level playing field to provide companies to private companies in satellites launches and space based services. So level playing field आ गया. इसलिए इन स्पेस वगैरह वगैरह आई थिंक वो सब बना दिया था। Correct. And then liberal geospatial data policy. So for providing remote sensing data to tech entrepreneurs. So now based on geospatial data, further now another new products can emerge in the market. Right. And then defense में if you see corporatization of ordnance factory board. And then FDA limit. ये नहीं है शायद, चेंज नहीं किया अभी तक। बस होने वाला है। होने वाला है। हाँ होने वाला है। अभी कुछ कर दिया। मेरी then सिस्टर अनइंस्टॉल्ड जाएगी इसमें से। सॉरी। Okay. And then FDA limit in defense manufacturing under automatic route to be raised from 49 to 74. So prelims के लिए fact of FDA limit is increased. And then time bound defense procurement process. Okay. और वही अपसेट क्लॉज भी ऐड कर देना, इन्होंने वही बंद करवा दिया है। वो डिफेंस PPOP होता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लान जो होता है, उसके अंडर उसको चेंज कर दिया। हाँ ये अक्टूबर में शायद आया था न्यूज़। Okay. And then strengthening productive capacity. So capacity में आएगा human capital etc. तो education if you see PM E-Vidya to enable multi-mode and equitable access to education. तो online इसलिए. And then Mano Darpan initiative for psychosocial support. अभी कुछ बताओ तो क्या क्या इनिशिएटिव है? सारी है शायद। दीक्षा और एक है स्वयं, और क्या है? स्वयं प्रभा भी है। स्वयं प्रभा भी है। हाँ स्वयं प्रभा भी एक और एक है, रुको याद नहीं आ रहा। लिया और मनोदर्पण भी ये देख लिया। Correct. क्या है, दीक्षा या स्वयं? स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ स्वयं और स्वयं प्रभा दो अलग अलग है। 24 स्वयं प्रभा। निष्ठा टीचर ट्रेनिंग आई थिंक। वो तो आई थिंक पहले से ही चल रहा था ना, निष्ठा तो बहुत बड़ा। And then social infrastructure में if you see scheme for financial support to PPPs in infrastructure viability gap funding scheme, this is extended till 2024. So viability gap funding वो PPP वाला। And then सोशल में आप मनरेगा को भी इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो मनरेगा का क्या सीन है? ड्यूरेबल एसेट बनाना है ना रूरल एरियाज में। हाँ अभी उसको इंक्लूड करा है कि वो ड्यूरेबल एसेट बनाए, बट अगर हम देखें मनरेगा का बेसिक एम अभी तक ये था कि हम नॉन स्किल्ड लेबर्स को वर्क दें, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप उसका रोल चेंज होके उसमें स्किल्ड वर्कर्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे काम लायक बनवा सकते हो। okay. And then ease of doing business में अभी हमारा रैंक कितना ease of doing business में? Anyone remembers? 63 65 इस समय आ गया हो तो पता नहीं, 2020 का 63 है। 50 आ गया था ना शायद। अंडर 50 तो नहीं आया शायद अभी, राइट? देख लो कोई इस साल का नहीं पता, इस साल कोई देख के बोल दो। Ease of doing business, financial markets first. So direct listing of securities by Indian public companies is in permissible foreign jurisdiction. So Indian companies foreign में they can list. And then provisions to reduce timeline for completion of rights issue by companies. So timeline reduced again ease of doing business. Private companies which list NCDs non-convertible debentures on stock exchange not to be regarded as listed companies.
So non-convertible debenture जो they will list ना, that is not to be considered as listed companies. Okay. And then corporates में if you see corporates, okay, including the provisions of Part 9A, producer companies of Companies Act in the Companies Act, okay. If you see decriminalization of Companies Act, defaults involving minor technical and procedural defaults. So a major hurdle बन गया था. And then power to create additional specialized benches for NCLAT. Okay. And then lower penalties for all defaults for small companies, one-person companies, producer companies, and startups. So penalty भी कम कर दी for default. Then simplified pro forma for incorporating. Okay, Spice plus introduce कर दिया. Okay. स्पाइस में कौन-कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी? Corporate affairs, finance, कॉमर्स और लेबर. क्या? तीन थी. तीन कौन से बोल रहे हो फिर से? कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस और लेबर. Okay. फाइनेंस थी कि कॉमर्स थी? नहीं, फाइनेंस ही थी. Okay. और उसमें 63 रैंक है इंडिया का. हाँ सॉरी तो लेटेस्ट 63 ना. आई थिंक जो 50 के अंदर बोल रहे थे दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 48 आ गया पहली बार. शायद वही सॉरी वही हाँ. ओके तो नेक्स्ट कॉर्पोरेट्स आ गया. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन. तो इफ यू सी इन एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट NRA National Recruitment Agency to conduct common eligibility test and then revised guidelines on compulsory retirement. I think शाश्वत ये पॉइंट बोलता रहता. Compulsory retirement to remove ineffective or corrupt officials through fund. हाँ ये बोल this we read ना in ARC. Fundamental Rule 56J and Rule 48 of CCS pension rule. Okay. So compulsory retirement and then faceless tax assessment and 12-point taxpayer charter. Okay. And fast track investment clearance through empowered group of secretaries. करेक्ट. अभी कुछ टर्म्स ये यहाँ पे था ना क्या वो सीन था मतलब जो ऑनेक्स टैक्स पेयर को कुछ था ना क्या इसको याद है क्या? उनके नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा कुछ इनको इंसेंटिवाइज करो. एयरपोर्ट पे उनको वो दो, क्या नाम बोलते हैं वो, फास्टर पैसेज दो उनको. इस टाइप की चीजों की बात कर रहा था. इंसेंटिवाइज करो टैक्स पेयर्स को. Honoring the taxpayer ऐसा कुछ. इस बार था या वो पिछली बार? आई थिंक पिछली बार था शायद, वो 19 वाले में था. 1920 में. नहीं इसी बार वाले में 19 में था 19 में था हाँ. 1920 में था. Okay. And last, if you see V-shaped recovery, so V-shaped recovery means the economy bounces back quickly to its baseline before crisis. So economics sort of first chapter is telling V-shaped recovery hua. Growth continues at the same rate as before. This is one of the most optimistic recovery patterns because it implies that downturn did not cause any lasting damage. So ये था. And then chapter at a glance, if you see India's response to COVID pandemic stemmed from a humane principle. So human principle was human lives lost cannot be brought back. So GDP growth will recover from the temporary shock caused by pandemic. So recover हो जाएगा V-shape में. To implement its strategy, India imposed most stringent lockdown at the very onset of pandemic. So that was first wave में. And then surveys, cross-country analysis demonstrate that intense lockdown helped India effectively to manage both spread of COVID and the fatalities. Okay. And then the pandemic-induced lockdowns led to local, regional, global supply disruptions hitting economic activity, rendering a first-order supply shock. So supply का shock आ गया. This in turn led to a demand shock. So that's what we were telling. COVID is unique because supply और demand दोनों में hit हुआ. Both through disruption in labor market, which affected the household income, through the precautionary motive to save, which stemmed from the uncertainty amidst the health crisis. And then with the easing of movement and health related restrictions, the government transited in a calibrated fashion to support investment and consumption demand through Atmanirbhar Bharat 2.0 and 3.0. So India also announced several structural reforms to expand supply in the medium term and to avoid long-term damage to productive capacities. So the economy was gradually unlocked June 2020 and has experienced a V-shaped recovery since then.
ओके यहाँ पे एक इकोनॉमिक सर्वे का कोटेशन है, आप कोट कर सकते हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ठीक है। तो ये प्रीफेस में लिखा है, ओ लॉर्ड कीप मी नॉट इन द अनरियलिटी बट मेक मी गो टुवर्ड्स द रियलिटी, और कीप मी नॉट इन द डार्कनेस बट कीप मी गो टुवर्ड्स द लाइट। और यहाँ पे उस समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था ना, ठीक है। तो वही वाला इंस्पिरेशन इन्होंने लिया है प्रीफेस में, पोस्ट कर दे रुको ग्रुप में। कौन सा उपनिषद था ये? वो तो पता नहीं। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, देख लो कौन सा है। मुंडक? नहीं नहीं मुंडक नहीं, ग्रुप कहाँ गए, कौन से ग्रुप में पोस्ट करे, एथिक्स वाले में? कहीं भी डाल दो सब। बंदे तो सेम ही है सबके। एथिक्स में देख लो। वो ऑस्ट्रेलिया वाला जीत गए थे ना, तो उसी से मोटिवेशन, उसी का भी जिक्र है उसमें। अरे जो तुमने पढ़ा था उसको ओपन वेद सोर्स नहीं था क्या उसमें? ना ना, बस लिखा था प्रेफेस और Okay. उसके बाद श्लोक लिखा था। Right. यार इधर भी नहीं लिखा हुआ, पता नहीं कौन से में से उठाया हुआ है। हाँ बृहदारण्यक उपनिषद। ओके वो तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का था क्या? कौन सा? जो आप बोल रहे हो ना बृहदर्या, ये ओल्डेस्ट था शायद। बृहदारण्यक बिगेस्ट आई थिंक 10 है, मेजर उपनिषद 10 है। ओके ठीक है, उपनिषद। ठीक है, आई थिंक फिर वाइंड अप कर दे। कल अपन ये क्वेश्चन थोड़े से देख लेंगे। ये मतलब वो directly तो सत्यमेव नहीं। जयते मुंडको का है। हाँ, हाँ। सत्यमेव जयते मुंडा, correct। ओके ठीक है, फिर कल अपन ये टेस्ट से देख लेंगे ना, और फिर अगला चैप्टर पर। ठीक है, वाइंड अप करते फिर आज का। ओके बाय। बाय, थैंक यू। Bye, thank you. बाय।